हमारा खास शो बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस खास शो में हम आपको बताते हैं आज का मार्केट का पूरा एक्शन और साथ ही कल का बाजार कैसा रहने वाला है, कल आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनने वाले हैं, ये हम आपको बताते हैं। तो आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। हमारे साथ एक खास मेहमान हैं सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी साहब, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है, तैनात है आपको अलग अलग रिसर्च बताने के लिए। कुशल से हम जानेंगे आज बाजार का कैसा हाल रहा और अशोक लेलैंड के नतीजे का अनुमान क्या है, देवांशी अरविंदो फार्मा के नतीजे कैसे रहेंगे ये बताएंगी, और संदीप हमें बताएंगे कमिंस के नतीजों का अनुमान। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज पूरे दिन नतीजों का अनुमान लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज पूरे दिन शेयर मार्केट में किस तरह का कामकाज हुआ है। तो आज बाजार में अच्छी तेजी का माहौल रहा। निफ्टी आधे % की मजबूती के साथ 11,300 के पार बंद हुआ। सेंसेक्स 224 अंक चढ़कर 38,407 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक 327 अंकों की मजबूती के साथ 22,200 के पार बंद हुआ। आईटी और फार्मा को छोड़ सभी सेक्टर में आज बाइंग दिखी, खरीदारी दिखी। और अब आपको बताते हैं कि आज के मार्केट में विदेशी निवेशकों ने और घरेलू निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है। तो विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1,014 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 1,416 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर स्टेक का, और ये बताने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आज बाजार में तेजी रही और निफ्टी 11,300 के पार बंद होने में कामयाब रहा। आज के मार्केट से क्या संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं? दुनिया भर के बाजारों के मजबूत संकेतों के चलते भारतीय बाजारों में आज तेजी होना तो निश्चित थी, और लेकिन जो तेजी हुई वो काबिल तारीफ है, बहुत ही बेहतरीन। और स्पेशली आज बैंक निफ्टी ने तेजी को लीड करने का काम किया। तो प्राइवेट बैंक्स बहुत मजबूती से आगे बढ़े, एक के बाद एक सारे प्राइवेट बैंक्स अपना QIP लॉन्च कर रहे हैं, फंड रेजिंग कर रहे हैं, और इससे बाजार में कॉन्फिडेंस ये बढ़ रहा है कि आने वाले समय में इन्हें पूंजी की दिक्कत नहीं होगी, कमी नहीं होगी, और अपना कारोबार और ज़्यादा मजबूती से कर पाएंगे। और इसी चीज़ ने बैंकिंग शेयरों में जोश भरा और प्राइवेट बैंक्स आज और आगे बढ़ते हुए दिखे। बैंक निफ्टी 300 अंकों की मजबूती के साथ फाइनली आज 22,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा, और वो भी दमदार तरीके से 22,200 के ऊपर जाकर बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी 11,300 के पार निकलकर टिका भी और बंद भी हुआ। तो आज ने दिन के दौरान एक भी बार निफ्टी 11,300 के नीचे नहीं गया, और अब तक का जो ये बुल रन चल रहा है उसमें सबसे बेहतरीन क्लोजिंग निफ्टी की आती हुई दिखी है 11,322 की। अब तक की सबसे बेस्ट क्लोजिंग 11,300 की मिली थी 28 जुलाई को, उससे बेहतर हम बंद होते हुए दिखे हैं। तो कुल मिलाकर बाजारों ने बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेजी बरकरार है, अच्छी खासी खरीदारी वहां पर होती हुई दिख रही है। हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी फार्मा शेयरों में आज जरूर आई, लेकिन मेटल शेयरों की चमक और बढ़ती हुई दिखी है। तो कैश मार्केट की खरीदारी और साथ ही चौतरफा खरीदारी बाकी सेक्टर्स में और बैंकिंग शेयरों की लीडरशिप से बाजार में मूड माहौल आज भी चुस्त दुरुस्त रहा। बाजार का मूड अच्छा है, तो इस अच्छे मूड में कौन कौन से ऐसे सेक्टर रहे जिन्होंने भागीदारी अपनी दिखाई है और किन खबरों के दम पर दिखाई है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। कुशल, बताइए। जी बिल्कुल, तो बाजार में आज काफ़ी उतार चढ़ाव हमें देखने को मिला, पर यहाँ पर जो बैंक्स और मेटल इंडेक्स थे वहाँ पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली। जहाँ पर निफ्टी में गेनर्स की सूची देखेंगे तो जी एंटरटेनमेंट, साथ ही JSW स्टील और एक्सिस बैंक जैसे शेयरों में अच्छी जो है प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिली। पर गिरावट का रुझान जो है आप देखिए खराब नतीजों के बाद श्री सीमेंट और टाइटन जैसे स्टॉक्स में नजर आता हुआ दिखा। साथ ही फार्मा स्पेस भी था, वहाँ पर भी मुनाफा वसूली हमें देखने को मिली। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में काफ़ी अच्छी बढ़त थी, जिसमें IDFC फर्स्ट बैंक जो है टॉप गेनर निकल
गया है, 5 से 6% का अप मूव यहाँ पर दिखा। इसके अलावा NBFC स्पेस से भी काफ़ी अच्छी तेज़ी बनती हुई नजर आई, जिसमें IB हाउसिंग फाइनेंस ये लीड करता हुआ नजर आया। 7 से 8% की तेज़ी दिन के दौरान यहाँ पर बनती हुई दिखी। LIC हाउसिंग फाइनेंस भी काफ़ी फोकस में रहा। मेटल स्पेस में आप देखिए हिंडाल्को नाल्को शुरुआती सत्र में काफ़ी अच्छी तेज़ी 5 से 6% की तेज़ी वहाँ पर बनी, पर दिन के खत्म होते होते तक वेल्सपन कॉर्पोरेशन, साथ ही JSPL और JSW स्टील जैसे शेयरों में अच्छी बढ़त मजबूती के साथ बंद होते हुए नजर आए। इसके साथ ही अगर आप फार्मा स्पेस की बात करें तो वहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिली, जिसमें कैडिला हेल्थ केयर टॉप लूजर निकल कर आया। साथ ही सिप्ला में भी गिरावट थी और रियल्टी स्पेस पिछले 2-3 दिनों में जो तेजी बनी थी वो आज के दिन में ये गवाता हुआ नजर आया। और अंत में अगर आप IT स्पेस की बात करेंगे तो यहाँ पर भी गिरावट का रुझान जो है हमें पिछले 3-4 दिनों से देखने को मिल रहा है और मुनाफा वसूली लगातार इसमें बनती हुई नजर आ रही है। और अंत में अगर आप देखेंगे तो आज के हमारे चैनल पर जो रिकमेंड किए हुए कॉल्स थे वहां पर जो हिट कॉल्स आए गेस्ट के, उसमें अगर आप देखें तो अशोक लेलैंड, सीमेंस, साथ ही एक्सिस बैंक जो कि सुमित जी, नितिन जी और जय ने रेकमेंड किए थे, और आर सिस्टम्स जैन साहब के पिक्स, वहां पर भी काफी अच्छी आउट परफॉर्मेंस हमें नजर आई आज के लिए। ठीक है, तो ये आज का एक्शन किस तरह का दिखा, ये एक्शन आपको कुशल ने समझाया। लेकिन अब हम रुक करते हैं अपने खास मेहमान का, और हमारे साथ हैं सेठी फिनमार्ट के MD विकास सेठी साहब। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि बाजार का मूड माहौल अब आपको कैसा लग रहा है आज के कारोबार को देखते हुए, और ऐसे मूड माहौल में कल के लिए इंट्राडे में क्या ट्रेड लिया जाए? बिल्कुल मृत्युंजय, पहले तो सबसे पहले आज जन्माष्टमी का दिन है, तो आपको और जी बिजनेस के सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी जहां तक बाजारों का हाल है, बाजार बिल्कुल तेजी के रुख में है और हम पिछले 2-3 दिनों से एक शानदार तेजी देख रहे हैं। और अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो डाउ जोन्स जो कि बाजार US का खुल गया है वो करीबन 300 पॉइंट ऊपर है। तो इन सबको देखते हुए बाजार में बिल्कुल तेजी की ही सलाह रहेगी। खाली इतना ही है कि फंडामेंटली अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स के साथ ही जाना चाहिए और सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच होनी चाहिए। और जहां तक कल के लिए मेरी पिक का सवाल है, तो आज जो सेक्टर अच्छा कर रहा था प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का स्पेस, वहां से मैंने पिक करा है जो दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक HDFC बैंक मुझे पसंद आती है कल के लिए। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे जो आज ये बंद हुआ है कैश मार्केट में 1066 के लेवल पे बंद हुआ है, मुझे लगता है कल इसमें 1090 तक के लेवल्स बिल्कुल आ सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1055 का, तो इसमें खरीदारी करने की सलाह। ठीक है, और पोजिशनल ट्रेड सर अगर लेना हो इस मार्केट में तो कहां पर लिया जाए? बिल्कुल मृत्युंजय, पोजिशनल ट्रेड के तौर पे मैं रेकमेंड करना चाहूंगा, एक बहुत ही शानदार कंपनी है। कंपनी का नाम है बजाज कंज्यूमर केयर। एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और हाल ही में जो इसके जून क्वार्टर के नतीजे आए बेहद ही शानदार थे। जून क्वार्टर में पिछले साल के जून क्वार्टर से प्रॉफिट्स में बहुत अच्छी दर से ग्रोथ दर्ज करी है कंपनी ने। जो पिछले साल 23 करोड़ का प्रॉफिट था वो बढ़ के 54 करोड़ का प्रॉफिट आया है। बहुत ही अच्छे मार्जिन के नंबर्स है, ऑपरेशनली बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और मुझे लगता है ये स्टॉक जो आज 186-87 के लेवल पे बंद हुआ है, इस स्टॉक को बिल्कुल खरीदना चाहिए। आने वाले 7 से 10 दिनों में मेरा इसमें टारगेट रहेगा 215 का और स्टॉप लॉस डालना 175 का। ठीक है, तो ये 2 कॉल आपके लिए जहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं कल के बाजार में। आगे बढ़ते हैं और अब हम रुक करते हैं कुछ और अहम खबरों का। अशोक लेलैंड के नतीजे कल आएंगे, नतीजों को लेकर क्या अनुमान है, क्या डिटेल है, ये बताने के लिए कुशल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बताइए कुशल। जी बिल्कुल, तो CV स्पेस से अशोक लेलैंड के नंबर्स कल आते हुए दिखेंगे और यहाँ पर नंबर्स काफ़ी कमजोरी का रुझान ही दिखा रहे हैं। जिस हिसाब से CV की मांग में गिरावट आई, आप देखिए कुल वॉल्यूम में इनके 90% का फॉल आता हुआ दिखा है, जिसका जो इम्पैक्ट है वो आपकी इनकी आय में देख सकते हैं। करीब 92% की फॉल में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं और 482 करोड़ की आय कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है 540 करोड़ का पिछले साल का, वो अब 340 करोड़ के घाटे में तब्दील होती हुई नजर आ सकती है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो जो कंपनी का मुनाफा है वहां पर अगर आप देखें तो 230 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 411 करोड़ के घाटा कंपनी रिपोर्ट कर सकती है, क्योंकि ब्याज खर्च में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, जिसका इंपैक्ट इनके मुनाफे पर आता हुआ नजर आएगा। अब आगे के लिए देखना बेहद जरूरी होगा कि जिस हिसाब से CV की जो डिमांड है वो कैसे पैन आउट होकर आती है इस कंपनी के लिए, तो ये मैनेजमेंट कमेंट्री में बेहद इंपॉर्टेंट होगा। विकास जी, ये जो अनुमान अभी हमें कुशल ने बताया नतीजों को लेकर, आपका अनुमान क्या कहता है? जो अनुमान है अगर इसके मुताबिक ही नतीजे आते हैं तो क्या करना चाहिए फिर इसमें?
नहीं, बिल्कुल मृत्युंजय, मुझे लगता है जो ऑलरेडी बाजार ने फैक्टर किया हुआ है कि नतीजे बहुत ही खराब आने वाले हैं, और वो स्वाभाविक भी है बिकॉज़ हम लॉकडाउन के दौरान कमर्शियल व्हीकल्स में मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ कामकाज हुआ होगा, तो उस लिहाज से नतीजे खराब आने की बिल्कुल उम्मीद है। बट जितने खराब नतीजे बाजार उम्मीद कर रहा है, मुझे लगता है उसमें थोड़ा पॉजिटिव सरप्राइज आना चाहिए कल इस कंपनी से, और उस लिहाज से मुझे लगता है ये स्टॉक कल रिजल्ट के बाद मुझे लगता है परफॉर्म करना चाहिए। तो आई वुड मेंटेन एटलीस्ट अ होल्ड ऑन दिस स्टॉक। मुझे लगता है लॉस का आंकड़ा देख के बेच नहीं देना चाहिए बिकॉज बाजार ने ऑलरेडी ये माना हुआ है कि एक अच्छा खासा नुकसान कंपनी दर्ज करेगी। बट चूंकि वो प्राइस इन है, तो मुझे लगता है स्टॉक प्राइस में उसके कंट्रारी एक मूवमेंट होना चाहिए कल। ठीक बात है। और अब बात करते हैं एक और नतीजे की जो कल आने वाले हैं। कल कमिंस के भी नतीजे आएंगे, और कमिंस के नतीजों को लेकर क्या अनुमान है ये बताने के लिए हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर इस वक्त हमारे साथ हैं। बताइए संदीप। देखिए, ओवरऑल नंबर्स तो कमजोर ही रहेंगे। आप इनकी आय देखिए 45% घटेगी, कामकाजी मुनाफा 93% और मार्जिन ऑलमोस्ट वाइप आउट हो जाएंगे। 11.25% वाले 1.5% के आसपास रह जाएंगे, और मुनाफे में भी 80% के आसपास का ड्रॉप आएगा। घरेलू और विदेशी कारोबार यानी कि जो एक्सपोर्ट का कारोबार है, दोनों में ड्रॉप देखने को मिलेगा। जो घरेलू कारोबार है उसमें करीब 50% आय इनकी गिरती हुई दिखेगी, एक्सपोर्ट आय में करीब 30% के आसपास ही गिरावट का अनुमान है। अन्य आय जरूर थोड़ी सी बढ़ेगी जिससे इनको मुनाफे में सपोर्ट मिलेगा, मुनाफा इतना ज्यादा नहीं गिरेगा, कामकाजी मुनाफे से कम यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल जिस तरह से कच्चे माल की कीमतें बढ़ी हैं, लागत बढ़ने से इनके जो मार्जिन है उसके ऊपर खासा इंपैक्ट इस बार देखने को मिलेगा। तो नेट देखा जाए तो नंबर्स काफी वीक रहने का अनुमान है। इंपॉर्टेंट रहेगा मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनना, गाइडेंस क्या आती है फिर 21 को लेकर, डिमांड पर क्या आउटलुक आता है, और खास तौर पे जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन है, जो ऑर्डर पूरा करने की रफ्तार है, उसको लेकर जो ट्रेंड है उसको लेकर मैनेजमेंट क्या कहता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सुनने लायक होंगी। तो कुल मिलाकर जो मैनेजमेंट की कमेंट्री होगी वो बहुत अहम होगी कि डिमांड आउटलुक को लेकर, डिमांड ग्रोथ को लेकर के मैनेजमेंट किस तरह की कमेंट्री मैनेजमेंट की आती है, उस पर नजरें रहेंगी। और उसके बाद जो कंपनी की तस्वीर है प्राइस के लिहाज से वो ज्यादा साफ हो पाएगी। अब बात करते हैं एक और नतीजे की, अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा के भी नतीजे कल आने वाले हैं, और अरविंदो फार्मा के नतीजों को लेकर क्या अनुमान है, क्या डिटेल है, ये बताने के लिए देवांशी हमारे साथ जुड़ रही हैं। बताइए देवांशी। अरविंदो फार्मा से इस तिमाही में आंकड़े अच्छे रहने का ही अनुमान लगाया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि दोनों ज्योग्राफीज यूएस और यूरोपियन कारोबार अच्छा रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस बार यूएस की जो बिक्री है वो इस बार करीब 4 से 5% तक बढ़ती हुई दिख सकती है, और यही नहीं, उनकी जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो इस बार अच्छी आती हुई दिख रही है। इसके अलावा अगर यूरोपियन कारोबार की बात करें तो यहाँ पे भी बिक्री अच्छी होती हुई दिखी, और इसी के चलते आय को सहारा मिलता हुआ दिखेगा। कुल मिलाकर जो आय है करीब 9 से 10% तक बढ़ती हुई दिखेगी। सेगमेंट वाइज भी जो एआरवी की बिक्री है उसमें बढ़त होती हुई दिख सकती है, और इसी के चलते आय में सहारा मिलता हुआ दिखेगा। कामकाजी मुनाफा इस बार करीब 5 से 6% बढ़ सकता है। वो इसलिए इनके जो R&D खर्च है वो इस बार थोड़े से ज्यादा बढ़ते हुए दिखे, और साथ ही जो अन्य खर्च है वो थोड़े से ज्यादा बढ़ते हुए दिखेंगे, और इसी के चलते कामकाजी मुनाफा केवल 5 से 6% तक बढ़ता हुआ दिखेगा। मार्जिन इस बार फ्लैट रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो करेंसी का फायदा है वो इस बार कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि मेजर पोर्शन इनका एक्सपोर्ट होता है, तो इसके चलते भी इनको थोड़ा सा सहारा मिलता हुआ दिखेगा। मार्जिन में 20-21% के आसपास मार्जिन रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, और साथ ही जो मुनाफा है वो 13 से 14% तक बढ़ने का अनुमान है। वो इसलिए क्योंकि जो इफेक्टिव टैक्स रेट है वो इस तिमाही में थोड़ा सा कम होता हुआ दिखेगा, और इसी के चलते मुनाफा 13 से 14% बढ़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर कमेंट्री अहम रहेगी, यूएस में किस तरह से ग्रोथ ट्रेंड्स जो है वो देखे जा रहे हैं, बिक्री के अलावा जो प्राइसिंग ट्रेंड्स हैं वो किस तरह से है, और साथ ही जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ है इस पर किस तरह से फोकस किया जा रहा है, इस पर नजर रहेगी। कुल मिलाकर नंबर्स अरविंदो फार्मा के अच्छे रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब विकास जी, ये जो दो अनुमान अभी हमने बताए हैं कमिंस के और अरविंदो फार्मा के, इस पर आपका क्या नजरिया बन रहा है इन दोनों कंपनियों के ऊपर? बिल्कुल मृत्युंजय, जहां तक कमिंस का सवाल है, नतीजे तो बेहद ही खराब आने वाले हैं, बट एक टॉप क्वालिटी कंपनी है। अगर खराब नतीजों के कारण इस स्टॉक में कोई गिरावट आती है तो मुझे लगता है वो एक खरीदारी करने का मौका होगा। और जहां तक औरोबिंदो फार्मा का सवाल है, औरोबिंदो फार्मा से नतीजे बहुत अच्छे आने की उम्मीद है, बट स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। पिछले 3 महीने में देखेंगे तो एक शानदार तेजी बनी है, और अगर आप पिछला वीक भी देखेंगे तो करीबन 10% की तेजी पिछले वीक में ऑलरेडी हो चुकी है। तो मुझे लगता है अच्छे नतीजे मोर और लेस प्राइस इन है, और कल रिजल्ट आने पे अगर बहुत ही मार्जिन से अगर बाजार के एस्टिमेट्स को बीट किया तब तो स्टॉक परफॉर्म करेगा। बट आई थिंक कि आई कीप माय फिंगर्स क्रॉस्ड, और मुझे लगता है नतीजों के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, बिकॉज
एक फार्मा सेक्टर भी आजकल थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देख रहा है, और चूंकि सभी अच्छी न्यूज ऑलरेडी इस स्टॉक के प्राइस में अभी प्राइसिंग लग रही है, तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग नतीजों के बाद आएगी, और उसके बाद फिर ये स्टॉक चलना चाहिए। तो इसमें भी जिन्होंने ऑलरेडी पोजीशन दी हुई है उनसे तो यही सलाह रहेगी कि प्रॉफिट्स बुक करें और बाकी गिरावट का इंतजार करें फ्रेश एंट्री करने की। जी, ये राय आपकी इन दोनों कंपनियों के ऊपर। लेकिन अब रुक करते हैं हमारी खास पेशकश का, शर्मा जी के ऑप्शन का। और ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वीके शर्मा जी, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और जन्माष्टमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या ट्रेड बताएंगे सर कल के लिए ऑप्शन में? जी, आज मेरा एक ही ट्रेड है। नमस्कार आपको मृत्युंजय और आपके सभी दर्शकों को, और उन सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। अगर आप आज मना रहे हैं, कल मना रहे हैं तो कल की, और स्वतंत्रता दिवस की भी मतलब अग्रिम आप ले लीजिए। हाँ, हमारी सबकी नमस्कार और नमस्ते। आज का जो स्टॉक मैंने चुना है मृत्युंजय, वो है बीपीसीएल। अब ये जुलाई के अंदर इसने तेजी पकड़ी थी स्टॉक में, और करीब ऊपर के लेवल पे ये गया था 480 के आसपास, और अब ये पूरा अगस्त में सुस्ताया है। आज पहली बार लग रहा है कि ये वापस अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर आया है, और इसके ऑसिलेटर्स भी पॉजिटिव हुए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन का एक कॉल मैं सर्च करता हूँ कि 440 की कॉल ली जा सकती है 16 रुपए पे, स्टॉप लॉस रखे 12 रुपए पे, टारगेट रहेगा 23 रुपए का। एक बार 480 पार हो गया तो उसके बाद में ये 500 का नया नोट आएगा, और 550 इसका ऑल टाइम हाई है, ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए। जय हिंद। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी आपका ऑप्शन का ये ट्रेड कल के लिए बताने के लिए। बहुत शुक्रिया सर आपका। अब आपको बताते हैं कि गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में इस वक्त जबरदस्त गिरावट आ गई है, और एमसीएक्स पर सोने का भाव 2500 रुपए से ज्यादा लुढ़क चुका है। 52,500 रुपए के नीचे आ चुका है गोल्ड का भाव, और सिल्वर का भाव 70,000 के नीचे इंट्राडे में लुढ़क चुका है, और 68,913 ये चांदी ने आज का लो टच किया है, और गोल्ड ने आज 52,022 का लो टच किया है। जबरदस्त गिरावट आई है। इस गिरावट की 3 बड़ी वजह हैं जिससे कीमतों में गिरावट आई है। एक तो जो बड़ी तेजी थी, उस तेजी के बाद एक मुनाफा वसूली, एक करेक्शन की संभावना जताई जा रही थी, और ये जी बिजनेस पर तमाम बड़े एक्सपर्ट ने आपको आगाह किया था कि इस बड़ी तेजी के बाद एक बड़ा करेक्शन भी आएगा। वो करेक्शन आया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण वजह है वो ये कि रूस ने वैक्सीन तैयार होने का दावा किया है, ऐलान किया है, उसका भी एक बड़ा इंपैक्ट आज हम प्राइस पर देख रहे हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण वजह यह है कि डॉलर मजबूत हुआ है, डॉलर, अमेरिकी डॉलर में मजबूती आई है। और ये इसके अलावा भी 1-2 वजह और हैं, जैसे अमेरिका चीन के बीच तल्खी घटने की बात की जा रही है। लेकिन ये 3 ऐसी वजह हैं जिससे आज सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई है। हमने कुछ बड़े एक्सपर्ट से बात की, उनका मानना है कि ये करेक्शन थोड़ा और बढ़ सकता है, लेकिन लंबे समय के फंडामेंटल में कोई बदलाव नहीं आया है। लिहाजा अगर मार्केट आपको, जैसे आज हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की तो उनका ये कहना था 50,000 51,000 के आसपास अगर गोल्ड आपको मिलता है तो आप आराम से खरीद सकते हैं। लंबे समय के फंडामेंटल बहुत मजबूत हैं, और चांदी में 70,000 के नीचे 68,000 68,500 के भाव पर आपके लिए बाइंग का मौका लंबे समय के लिए बनेगा। और अब वक्त है ये जानने का कि कल के बाजार में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, निफ्टी 11,300 के पार है, क्या अब कुछ सावधानी रखने की जरूरत है, या ये मजबूत ट्रेंड कायम रहेगा? कल के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? आज भारतीय बाजारों के बंद होने वक्त अमेरिकी बाजार बेहद मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे। डाउ फ्यूचर्स पौने 300 अंक मजबूत है, और यूरोप के बाजार 2% से ज्यादा की तेजी दिखा रहे थे। इसका मतलब क्लियर कट है कि ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल बेहद चुस्त दुरुस्त है। तो ऐसी सिचुएशन में ये बहुत जरूरी है कि अमेरिकी बाजार मजबूती के साथ बंद हो और कल एशियाई बाजार दमदार शुरुआत करते हुए दिखे, ताकि भारतीय बाजार अपनी बढ़त को और आगे बनाए। लेकिन अगर कमजोर हुए भी तो भारतीय बाजारों में अब जो सपोर्ट लेवल है वो और ऊपर की तरफ शिफ्ट हो
होता हुआ दिख रहा है। तो कल के लिए जो मजबूत सपोर्ट का काम करेगा वो 11,200 11,225 का लेवल होगा। उसके नीचे जाने पर ही बाजार में कमजोरी का पहला संकेत आएगा, और जब तक आप 11,200 11,225 के लेवल को नहीं तोड़ते हैं तब तक आप 11,450 11,500 की रेंज में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो 11,400 के ऊपर 11,450 11,500 तक की तैयारी बन सकती है, बशर्ते कि 11,400 के लेवल को पार करें। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, आज जिस तरह की क्लोजिंग 22,000 के ऊपर की हुई है वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। 21,900 22,050 ये 150 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी पर कल मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे, और इसके नीचे जाने पर ही कमजोरी का पहला संकेत आएगा। और ऊपरी स्तरों पर 22,400 22,500 वो रेंज होगी जहां पर पहले हल्की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और 22,500 को पार किया तो तेजी और बनेगी। तो ग्लोबल मार्केट से ओपनिंग मिलेगी, अगर मजबूत रहे तो तेज खुलेंगे, अगर कमजोर रहे तो बाय ऑन डिप्स होगा, निचले स्तरों से फिर से खरीदारी आती हुई दिखेगी। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का प्रदर्शन तेजी का बरकरार रहेगा, वहां पर कहीं कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आती, और मजबूती होने की पूरी संभावना है ही। तो ये एक्शन आप बाजार में देख सकते हैं कल के लिए भी। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ रहें, ग्लोबल मार्केट्स पर नजर रखें। अगर ग्लोबल मार्केट्स में करेक्शन आता है तो गिरावट में खरीदारी का मौका होगा, और करेक्शन नहीं आता है तो मजबूती के साथ अपनी तेजी की पोजीशन को स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए और आगे बढ़ाना है। रूस की तरफ से जो संकेत आ रहे हैं एक वैक्सीन मिलने के, उस पर भी नजर रखनी चाहिए, और अगर ये संकेत आगे मजबूत होते दिखे तो बाजार के लिए तेजी का एक बड़ा कारण ये भी बन सकते हैं। तो ओवरऑल अच्छी खबरों का सिलसिला चल रहा है। टेक्निकली बाजार मजबूत है, अच्छी क्लोजिंग दे रहे हैं, रैली चौतरफा होती दिख रही है, पार्टिसिपेशन पूरा आ रहा है, और ऐसे में पूरी संभावना यह है कि बाजार और आगे बढ़ते हुए दिखे, और बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ आप बने रहें। बहुत शुक्रिया सर आपका कल के लिए स्ट्रेटेजी बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ इस वक्त श्रीकांत चौहान साहब जुड़ चुके हैं कोटक सिक्योरिटीज के ऑप्शन का आपको एक और ट्रेड बताने के लिए। श्रीकांत जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बताइए क्या ट्रेड होगा सर ऑप्शन में कल आपकी तरफ से। थैंक यू। देखिए वैसे तो बैंक निफ्टी में ही काफी अच्छी तेजी बनी थी आज के दिन में। निफ्टी वैसे काफी साइडवेज था, तो हमें लगता है कि कोई जो भी फाइनेंशियल से वहाँ पे फोकस करे, और उसमें सबसे बढ़िया पैटर्न अगर किसका बना है तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और जहाँ पे कॉल ऑप्शंस भी काफी अच्छे तरीके से लिक्विड है। तो वहाँ पे हमें 195 के स्ट्राइक प्राइस का स्टेट बैंक का कॉल ऑप्शन लेना है, जो आज के तारीख में अभी बंद हुआ है 8-9 रुपए के बीच में, 8 रुपए 30 पैसे का बंद है। और हमें स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है 3 रुपए के करीब, यानी 5 रुपए का स्टॉप लॉस हो जाएगा, और जो टारगेट्स है वो रहेंगे 20 रुपए के। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन बना है वो काफी अच्छा एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन बना है, और उसका जो सेलिंग प्रेशर था उसको स्टॉक ने अब्सॉर्ब कर लिया है। तो बहुत हाई चांसेस से ये कॉल ऑप्शन अच्छा वर्क हो सकता है। ओके ठीक है, बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी आपका ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए। विकास जी सर अब लंबे समय के लिए जरा आप बताएं कि लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना हो, पैसा लगाना हो इस मार्केट में तो कहां पर लगाया जाए। बिल्कुल मृत्युंजय, लंबी अवधि के लिए मैं आज रेकमेंड करने जा रहा हूँ एक बहुत ही शानदार कंपनी का नाम है हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये सीके बिरला ग्रुप की कंपनी है जो कि मेनली रूफिंग शीट्स बनाती है। इनका जो चारमीनार ब्रांड है बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है इस सेगमेंट में। इसके अलावा भी काफी अलग तरह के जो भी बिल्डिंग मटेरियल्स है, बिरला एरोकॉन करके भी इनका ब्रांड है, पाइप्स भी बनाती है, तो काफी सारे कारोबार में है रिलेटेड टू बिल्डिंग मटेरियल्स। एक सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, वैल्यूएशंस काफी आकर्षक है, अराउंड 10 के मल्टीपल पे स्टॉक अवेलेबल है। जून क्वार्टर के नतीजे बेहद ही शानदार थे, 23 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के 49 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। रिटर्न रेशियोज भी बहुत अच्छे हैं, आने वाले सालों में अच्छी दर से कंपनी ग्रो करनी चाहिए। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे या कोई भी गिरावट में खरीदारी करे। मेरा इस स्टॉक में 9 से 12 महीने में 2000 रुपए का टारगेट। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका विकास जी, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का बताने के लिए कि कल का मार्केट कैसा रहेगा और आज का मार्केट कैसा रहा, और ये बताने के लिए कि लंबे समय के लिए भी कहां पर मार्केट में पैसा लगाने का मौका है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।